आज हमने देखा दोस्तों 2023 मिस्टर ओलंपिया का लाइनअप। सब बॉडी बिल्डर्स को सेलेक्ट होते हुए देखा, फर्स्ट कॉल आउट देखा, सेकंड और लास्ट कॉल आउट तक देख लिया। लेकिन इसके अंदर में अभी कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार काश इसके अंदर निक वॉकर भी आ गए होते तो कुछ बात ही अलग होती। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि निक वॉकर सही में इस कंपटीशन को चेंज कर सकते थे। आखिर के जो खास तौर से हमने लास्ट कॉल आउट के एथलीट्स देखे, सैमसन, डेरेक, हार्डी, इनके बीच में अपनी वो जगह बना सकते थे और कंपटीशन को थोड़ा सा और चैलेंजिंग कर सकते थे। लाइक ब्रेंडन और एंड्रयू जैक्ट जो अभी 4th और 5th प्लेस के लिए लड़ रहे हैं, वो तब 5th और 6th प्लेस के लिए लड़ रहे होते, क्योंकि बीच में निक वॉकर पक्की बात है 4th, 3rd कहीं ना कहीं ज़रूर से आते। बहुत लोगों को ये लग रहा है कि ये मे बी सैमसन, दौदा की जगह खा जाते और टॉप 3 के लाइनअप में निक, हार्डी, डेरेक भी आ सकते थे। मेरा इसमें क्या टेक है मैं वो रख देना चाहता हूँ, बिकॉज सही में ये कंपटीशन एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग ज़रूर से हो जाता और सही में ऐसा हो सकता था कि अभी आखिरी के कॉल आउट में जो टॉप 3 इन्होंने सेलेक्ट करे हैं, ये टॉप 4 भी सेलेक्ट हो सकते थे और कंपटीशन चेंज हो सकता था। पर क्या सही में आप लोगों को लगता है कि निक वॉकर यहाँ पर सैमसन, दौदा को पीछे कर सकते थे जिस तरीके के सैमसन, दौदा आज हमने देखे? क्योंकि निक वॉकर डेरेक और हार्डी को पीछे कर दे आज ये सब देखने के बाद तो नहीं लगता। डेरेक और हार्डी अपनी गेम में काफ़ी अच्छे हैं। अब ज़रूर से हमें ये बात भी मालूम है कि निक वॉकर ने भी इस साल काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स करे थे और उनके लेग्स भी इंक्रीज़ हुए थे, उनकी चेस्ट, उनकी बैक, ओवरऑल हर तरीके से प्रोपोर्शनल बॉडी उनकी पहले से और अच्छी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या काफ़ी होते निक यहाँ पर इन तीनों एथलीट्स को चैलेंज देने के लिए? तो मेरा इसमें अपना ओपिनियन और अपना आंसर ये आता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि निक वॉकर इन तीनों एथलीट्स को पुश कर सकते थे। वो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेंडन, एंड्रयू जैक्ट और उससे ऊपर के जितने भी एथलीट्स हैं उन सबको पुश कर सकते थे, लेकिन इन तीनों को नहीं। और इसका बहुत बड़ा एक रीज़न, ये गेम जो है ना बॉडी बिल्डिंग का, ये गेम आज की डेट में एक शेप बेस्ड गेम बन चुका है। यहाँ पर जजेस देख रहे हैं एक अच्छी शेप, एक एक्स फ्रेम, स्मॉल वेस्ट, क्लासिक बॉडी। अब सैमसन, दौदा के पास में वो बॉडी है, हम ये लोग ये जानते हैं कि सैमसन के पास में उस लेवल की एक कंडीशनिंग, ग्रेनीनेस और उस लेवल की क्वालिटी फिजिक नहीं है, बिकॉज जो भी उन्होंने मसल्स गेन करी वो पिछले 2 सालों में करी है। 2 साल पहले वाले सैमसन और आज में ड्रास्टिक डिफरेंस है। वो क्वालिटी जितनी अच्छी निक वॉकर में है सैमसन, दौदा में नहीं है। बट स्टिल मैं कहूँगा कि सैमसन, दौदा निक वॉकर को अपने आसपास नहीं आने देते, टॉप 3 में तो नहीं, क्योंकि उनके पास जो शेप है, जो हाइट है, वो निक वॉकर के पास नहीं है। इन बिटवीन द पोजेस जो ट्रांजिशन ये बॉडी बिल्डर्स करते हैं, निक वॉकर वहाँ पर एक्सपोज आसानी से हो जाते हैं अपने स्ट्रक्चर, अपनी वाइड वेस्ट को लेकर के। और ऐसे ही अगर बात करी जाए डेरेक और हार्डी की, उनका स्ट्रक्चर भी मच बेटर है वॉकर से। तो मुझे इसलिए लगता है कि वॉकर यहाँ पर डेरेक और हार्डी को भी पुश नहीं कर सकते थे, इवन दो वो कितने मर्जी ग्रेनी शार्प आ जाते। ये एक ऐसी बात है ना कि बॉडी बिल्डिंग कब से इस तरीके से चल रहा है, ये तब से ही इस तरीके से चल रहा है जब से फिल हीथ गए और शॉन रोडन आए थे। 2018 में शॉन रोडन जब आए थे, गेम बहुत अच्छा, एक क्लासिक लाइंस और अच्छी शेप का गेम बना। उसके बाद 2019 में अगर आप देखो, करी को हार्डी शूपन के ऊपर जिताने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि करी के पास एक अच्छी शेप थी, एक अच्छी फिजिक थी, ज़्यादा सिमेट्री थी, स्मॉल वेस्ट और राउंड शोल्डर्स। इसके बाद में बिग रैमी भी 2 साल तक इसीलिए जीते क्योंकि उनके पास ज़्यादा अच्छी शेप थी दूसरे एथलीट्स के मुकाबले। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं निक वॉकर जैसे एथलीट्स की, उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना तो नैरो वेस्ट, ना वो बिग स्वीपी क्वाड्स, और निक का जो लोअर पोर्शन है लेग्स का वो बहुत छोटा है, अपर बॉडी बहुत ही लंबी स्ट्रेच्ड है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो इन तीनों एथलीट्स को पुश नहीं कर सकते थे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस लाइनअप में। डेफिनेटली ऊपर के एथलीट्स को इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, उन सबकी प्लेसिंग एक एक करके खी सकती, लेकिन इन तीनों एथलीट्स की प्लेसिंग जिस तरीके से अभी ये सेलेक्ट हुए ना कॉल आउट के अंदर, इसी तरीके से होते। हाँ, हो सकता था कि निक भी इनके साथ सेलेक्ट हो जाते, लेकिन इन तीनों को निक वॉकर पुश कर दे, मैं नहीं मानता वो चीज़, बिकॉज इन तीनों का ही बेहतर शेप स्ट्रक्चर है निक के मुकाबले। तो ये मेरा ओपिनियन है। हालांकि वॉकर किस तरीके से दिखते वो हमें नहीं पता, क्योंकि जितने अच्छे वो दिख रहे थे डेफिनेटली वो कार्ब लोडिंग और फुल आने के बाद में स्टेज पर एकदम से वो कहर ढा देते हैं। मेरे वन ऑफ द फेवरेट एथलीट है वॉकर, लेकिन मेरा ओपिनियन नहीं, यहाँ पर जजिस का कॉल मायने रखता है कि वो किस एथलीट को ऊपर देखना चाहते हैं। तो अभी तक तो हमने ये देखा है सैमसन, दौदा ने निक वॉकर को हराया आर्नोल्ड क्लासिक में, और तब के और अभी के सैमसन, दौदा में इंप्रूवमेंट्स है। इवन दो निक की मसल्स उनसे मच हार्डर है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब हरा गए तो अब भी हरा सकते हैं। डेरेक और हार्डी ने पिछले साल वॉकर को हराया ओलंपिया में, तब हरा गए थे, इस साल भी ज़रूर हरा देते। तो यही मेरा इसमें टेक है। आप ये देख लो ना, 2022 आर्नोल्ड क्लासिक, ब्रैंडन करी ने
यहाँ पर विलियम बोनैक को हरा दिया यार, वो विलियम बोनैक जो एकदम परफेक्ट हार्ड एज रॉक थे। ब्रेंडन करी एकदम सॉफ्ट थे, स्टिल करी ने जो हराया और जजेस ने उस चीज़ का रीज़न दिया कि करी की शेप ज़्यादा अच्छी है। ये आर्नोल्ड क्लासिको चाहे ओलंपिया हो, जजेस सारे के सारे वही है, स्टीव वाइनबर्गर ही इनको लीड करते हैं और ये लोग सारे लोग शेप देखते हैं। आज जो हमने ब्रेंडन करी देखे इतने स्मॉल इतने सॉफ्ट थे वो आज भी, लेकिन वो 4th या 5th स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो इसका मतलब शेप इज़ एवरीथिंग जजेस के लिए। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि निक वॉकर इस कॉन्टेस्ट को किसी भी तरीके से बदल सकते थे इन तीनों एथलीट्स के लिए। इसके बाद में सैमसन दौदा एक बहुत बड़ा नाम इस साल ओलंपिया में निकल करके आए, हाइप भी बहुत अच्छी इन्होंने बनाई। अभी जिस तरीके की आज हमने उनकी फिजिक देखी तो फिजिक काफ़ी अच्छी थी भी अपने तरीके से, हालांकि कॉन्टेस्ट के एंड तक थोड़ा बहुत उन्होंने वाटर कैरी करना शुरू कर दिया था, लेकिन स्टिल सैमसन काफ़ी अच्छी डोमिनेंस बना रहे थे और तीनों को ही सेंटर उस चौकोर बक्से में जजेस ने रखा है एक एक करके। तो क्या सैमसन दौदा कल मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं? बिकॉज अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कई सारे लोग आप में से कह रहे हैं कि बन सकते हैं। बहुत सारे लोग डेरेक और हार्डी के लिए भी यहाँ पे रख रहे हैं। हार्डी ऑलरेडी चैंपियन है, डेरेक भी चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन सैमसन दौदा अगर इस साल नए चैंपियन बन जाते हैं तो उससे क्या होगा? मेरे हिसाब से उससे बहुत और बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि जजेस को कंडीशनिंग मैच्योर मसल्स से ज़्यादा मतलब नहीं है। जजेस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेप का गेम देखते हैं। जो मैंने अभी तक एग्जांपल्स दिए वो सिर्फ मास कैरी कर रहे हैं और उस बॉडी के अंदर में कोई बहुत ज़्यादा डीप सेपरेशन नहीं है। ना उनके ग्लूट्स में फाइबर आते हैं, ना उनकी चेस्ट में उस तरीके से फाइबर्स आते हैं जिस तरीके से हार्डी शुपन दिखा रहे हैं। ना सैमसन की बॉडी उतने ज़्यादा टाइट और क्लियर क्रिस्पी वैक्यूम के साथ में, क्रिस्पी एब्डोमिनल के सेक्शन के साथ में दिखाई देती है, क्योंकि बॉडी में वो क्रिस्पीनेस है ही नहीं, वो आएगी ही नहीं इतनी जल्दी जितनी जल्दी सैमसन ने 2 साल में अपने आप को इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ करी है इस मसल्स की। नए मसल्स पे वो आने में टाइम लगेगा। लेकिन स्टिल अगर जजेस ऐसा करते हैं और सैमसन को कल बना देते हैं मिस्टर ओलंपिया, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दौदा एक वो शेप कैरी कर रहे हैं जो जजेस की नज़र से सबसे बेस्ट शेप है। बिकॉज सीधी सी बात है, इनके लेग्स लंबे हैं, अच्छे खासे फुल हैं, इनकी हाइट लंबी है और ये सब चीज़ें निक वॉकर में कभी नहीं आ सकती, किसी भी और एथलीट में नहीं आ सकती है। तो मैं यहाँ पर कोई सैमसन से हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उनके पास जो प्लस पॉइंट्स जजेस आप देख रहे हैं ना, और अगर उसके बेस पे वो मिस्टर ओलंपिया बन जाते हैं तो यही प्लस पॉइंट लाने होंगे आने वाले किसी भी और एथलीट को। फॉर एग्जांपल एंड्रयू जैक्ट को भी, वो भी इस तरीके से बॉडी अपनी कैरी कर रहे हैं और वो भी मिस्टर ओलंपिया बन जाएंगे आगे जा करके, जिसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बस अपना एक ओपिनियन रख रहा हूँ कि ये फ्यूचर हो सकते हैं, कल के सिलेक्शन से पता लग जाएगा, हाँ या ना वो कल पता लग जाएगा हमें। लेकिन अगर यही हार्डी इस साल गेम में चैंपियन बन जाते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग मान के भी चल रहे हैं, तो क्लियर हो जाएगा कि ये गेम सिर्फ शेप का नहीं है, ये गेम एक अच्छी कंडीशनिंग, हार्डनेस और ग्रेनीनेस की भी रिस्पेक्ट करता है। इवन यहाँ पर डेरेक लंसफर्ड भी बहुत अच्छी शेप और सिमेट्री दिखाते हैं और काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग दिखाते हैं, लेकिन कई जगह पर वो इनकम्प्लीट है। इसलिए मैंने पहले वाली वीडियो में बोला कि मेरे हिसाब से यहाँ पर हार्डी शुपन को जीतना चाहिए। लेकिन हाँ, शेप स्ट्रक्चर वाली बात बिल्कुल सच मैं आपको बता रहा हूँ, और नहीं होता यकीन तो अभी 212 में हमने यही देखा था। शॉन क्लैरिडा काफ़ी अच्छी हार्डनेस और मसल मैच्योरिटी कैरी करते हैं, बट फिर भी कियोन पियर्सन उनको हरा के चले गए बिकॉज कियोन के पास एक अच्छी शेप है। बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे 212 के प्री जजिंग के बाद में कि कियोन नहीं जीत सकते, शॉन उनसे माइल्स अहेड है, और एक काफ़ी अच्छे लोगों ने बातें बोली है बाहर ओलंपिया, जिन्होंने लाइव आंखों से देखा है, हमने तो लाइव भी नहीं देखा। उन लोगों ने बात बोली थी कि कियोन इनको नहीं हरा। इसी तरीके से कल ये पॉसिबिलिटी है कि सैमसन दौदा भी हरा दें। तो कॉल जजेस की है, डिसीजन उनका है, वो किस तरीके से गेम का रास्ता और इसकी एक डायरेक्शन तय करना चाहते हैं। बाकी पता लगेगा कल कि सैमसन दौदा इस गेम का नया फ्यूचर बनते हैं या फिर हार्डी शुपन अपना सेकंड टाइम टाइटल क्लेम करते हैं, या फिर मे बी डेरेक लंसफर्ड जो इससे पहले 212 चैंपियन रह चुके हैं वो इस साल नए मिस्टर ओलंपिया बन जाते हैं। तो दोस्तों अब कल का हम वेट करते हैं। बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।